हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे, हम लोगों ने सेट 1 डिस्कस की थी और आज मैं आपके सामने फाइनली सेट 2 लेकर आया हूं। सेट 1 देखने के बाद आप लोगों को कैसा फील हुआ होगा एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं जब इतना मेहनत से आप लोगों को स्टडी करवा रहा हूं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा है या नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे, तो सबसे पहले इस वीडियो को बंद करें और लेक्चर नंबर 1 को देखने की कोशिश करें। और मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जितना भी क्वेश्चन मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बता रहा हूं, एकदम अब तो 2 कॉपी फाइनल एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगी। पर हाँ, जब स्टडी करेंगे तो आपको वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अब आपके पास लिखने का समय नहीं है, समय गुजर चुका है। ठीक है। दूसरी बात है कि मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसका आंसर मैं पूरा का पूरा माइंड में सेटअप कर दूंगा। सेटअप हो जाने के बाद जब आप लिखेंगे ना, उसकी मजा कुछ और होगा, और रट के लिखे जाए तो उसकी मजा कुछ और होगा। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे तैयारी बेटर लगता होगा। अब जिस तरह से आपको अच्छा लगता है रट के, अगर आप चाहते हैं कि मुझे रट के याद हो जाता है, मैं लिख सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही सजेशन होगी कि समझने के कोई भी क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, तो उससे अंदर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए ना, चुटकी में सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पंचशील क्या है, इसके सिद्धांतों को लिखिए। जब आप फाइनल एग्जाम देकर घर लौटेंगे ना, तो 2 कॉपी यही क्वेश्चन होगा आपके पेपर में। जितना भी क्वेश्चन सिलेक्टेड है मेरे लाल, मैं सारा का सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं। बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके माइंड में कैसे सेटअप करूंगा। ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं सर, पंचशील एक्चुअली है क्या। यह एक ऐसा योजना था जो भारत और चीन के बीच में जो मित्रता पूर्वक है उसको बनाए रखने के लिए योजना बनाई गई थी, पंचशील सिद्धांत को। चलिए देखते। पहला, भारत के शुरुआती दौर में चीन के साथ मित्रता संबंध थी। भारत के जब आजाद हुआ था 1947 में, भारत जब आजाद हुई थी 1947 में, उस समय सबसे ज्यादा अगर करीबी कोई भारत के साथ था तो वो था चीन। ठीक है। इस मित्रता को बढ़ावा देने के लिए 1954 में, कब इस मित्रता को बढ़ावा देने के लिए 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस प्रधानमंत्री के काल में पंचशील समझौता हुई थी, बताएंगे सर चाओ इन लाई। ठीक है। भारत की यात्रा की, इसी दौरान भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौता में 5 सूत्री रखे गए, जिसे पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पढ़ लिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के शुरुआती दौर में, भारत जब आजाद हुई थी उस समय भारत के शुरुआती दौर में किसका मित्रता था? चीन का मित्रता था। इस मित्रता को बढ़ावा देने के लिए 1954 में भारत और चीन के साथ 1954 में चीन और के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने भारत का दौरा किया था। उस समय दौरान के भारत चीन और के बीच एक समझौता हुई थी। जब वो दौरान करके भारत आए थे उस समय भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था। इसी समझौता को हम लोग बोलते हैं पंचशील समझौता। और इसमें 5 बातें रखी गई थी। क्या क्या बातें रखी गई थी, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट था, एक दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिकता एवं अखंडता का सम्मान करेंगे। यानी वो भारत ने भी कहा कि हम आपके देश की अखंडता को सम्मान करेंगे, और चीन ने भी कहा भारत के अखंडता को, मैंने प्रभुत्व हो या अखंडता हो, मैं उनका सम्मान करूंगा। पहला पॉइंट था। दूसरा सिद्धांत था कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करेंगे। और दूसरे देशों ने पंचशील समझौता में यह हस्तक्षेप करके लिखा था कि हम लोग एक दूसरे पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग एक दूसरे पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। दूसरा बात था। तीसरा बात हुआ था कि दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करेंगे। तीसरे के घरेलू बात पे कोई भी हम लोग हस्तक्षेप, सिग्नेचर वगैरह नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे बताया गया था, समानता व परस्पर लाभ होगी। हमारे समानता और परस्पर लाभ का मतलब यह है कि हम लोग आपस में विदेशी जो व्यापार होती है वो अपनाएंगे। हमारे देश का प्रोडक्ट जो भारत आकर बेचेगी, भारत का प्रोडक्ट जो होगी वो चीन जाकर बेचेगी। इसीलिए तो देखते हैं हम लोग अधिकतर मोबाइल जो है ना चाइनीज का है, अधिकतर सामान दिखेगा चाइनीज का हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये कब हुई थी? 1944 में, जब हम लोगों का एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता, सॉरी आपका पंचशील समझौता। उसी समय ये बात कहा गया था कि हम लोग बेहतरीन तरीके से हम लोग व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे कहा था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत।
शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग रहेंगे। कोई भी हम लोग किसी दूसरे देश हो या हमारे देश के साथ कोई भी छेड़खानी करे तो हम आपका साथ देंगे। ये 5 सिद्धांत था जो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, लेकिन यहां से यहां आपको पहले आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का या तो डायरेक्ट छलांग लगाएगा 5 मार्क्स का, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 मार्क्स या तो 3 मार्क्स के आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। एकदम टू कॉपी यही क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर भी इसी तरह से करना होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मार्शल योजना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, मार्शल योजना क्या है। यह योजना अमेरिकी विदेशी मंत्री के नाम पर मार्शल योजना रखा गया था। देखिए, मार्शल योजना मैंने कल के वीडियो में भी थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि मार्शल योजना क्या है। जो अमेरिका के प्रधानमंत्री था, अमेरिका के जो एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मार्शल, उन्हीं के नाम से ये योजना बनाई गई थी। मार्शल योजना रखा गया, इस योजना को 1948 में, याद रखिए कब, 1948। कई बार पूछा गया कि मार्शल योजना कब हुआ था, 1948 में लाया गया था। इस योजना के तहत अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के उन देशों को आर्थिक मदद दी जिसकी अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब होता है 1945 के बाद बहुत अधिक नष्ट हो चुकी थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है तो पूरे दुनिया को जान माल की क्षति हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर क्षति हुई थी तो वो कौन सा देश था, तो पश्चिमी यूरोपीय कंट्री था। ठीक है, उन देशों को आर्थिक मदद करने के लिए जिस आर्थिक व्यवस्था, द्वितीय अर्थव्यवस्था में युद्ध में बहुत अधिक नष्ट हो चुकी थी और युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के पक्ष में थी। इस योजना के बाद पश्चिमी यूरोपीय के देशों की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ। सोवियत संघ ने इस विस्तारवादी नीति कहकर इसकी आलोचना की थी। देखिए, मार्शल योजना का मैं थोड़ा सा आपको देहाती लैंग्वेज बताता हूं, एकदम घरेलू लैंग्वेज में समझिए। पर मार्शल योजना ये अमेरिका के प्रधानमंत्री था। जब द्वितीय विश्व युद्ध अंत हुई थी 1945 में, तो पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी थी। उस समय 2 देश सामने आकर उभर कर सामने आई थी। मैंने कल ही बताया था, एक था आप लोगों का चीन और एक था आपका रूस और एक था आप लोगों का अमेरिका। अब अमेरिका ने सोचा, अगर मैं पश्चिमी यूरोपीय देश को अगर मैं सहयोग ना करूं, जो छोटे छोटे देश है वो तो सोवियत संघ के साथ शामिल हो जाएगी। अगर सोवियत संघ के साथ शामिल हो जाएगी तो यहाँ के अर्थव्यवस्था जो भी होगी इसका प्रॉफिट तो सोवियत संघ को मिलेगा और इसके बाद सोवियत संघ के पास ताकत आ जाएगी नहीं। तो इसीलिए वहाँ के जब प्रधानमंत्री था मार्शल, तो उन्होंने कहा नहीं, एक ऐसा योजना बनाया जाए जहां पे लाखों करोड़ों रुपया दिया जाए। किसको, तो जो पश्चिमी कंट्री है, पश्चिमी एशिया जो कंट्री है उसको दिया जाए और उन सब को कहा जाए कि आप हमारे साथ रहे ताकि हमारे साथ मजबूत हो। इसी कारण से ये मार्शल योजना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है ना, इतना आसान भाषा से अगर नहीं समझ में आ रहा तो और मैं क्या बता सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने कल ही ना आसियान के बारे में डिस्कस किए थे, फिर भी मैं बता रहा हूं आसियान का जो 3 मुख्य स्तंभ है ना, इसको आपको पता होना चाहिए। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उनके उद्देश्यों के बारे में बात करें, पहला पॉइंट आपको लिखना है आसियान सुरक्षा समुदाय। जैसे यह समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकराव को दूर करता है। आसियान से जो भी देश टकराते हैं उसको हम लोग दूर करते हैं, आसियान ये कहता है। पॉइंट 2, आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा मतलब पार्टनरशिप, बाजार और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया था, एकदम ऐसा ही लिख लेना है आप लोगों को, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। यह समुदाय आसियान देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तंभों को बढ़ावा देता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य बताएं। सबसे पहले मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पे, तो याद रखिए इसका मुख्यालय कहां होगी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में। इस 3 क्वेश्चन को आपको याद रखना, इसके कितने अंग होते हैं, यूएनओ का कितना अंग होता है, तो आपको याद रखना होगा 6 अंग होता है। ठीक है, इसमें कितना अस्थायी सदस्य है, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य है। ठीक है, तो बताएंगे सर अस्थायी सदस्यों की संख्या कौन है, तो बताइए चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इन 5 कंट्री के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है एक तरह का दबदबा। ठीक है, पहले बात हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य बताएं। पहला उद्देश्य था
क्या याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रेजेंट टाइम में 193 कंट्री शामिल हो चुका है। जब इसकी स्थापना हो रही थी 1945 को, उस समय इसमें देशों की संख्या था 51, जो आज बढ़कर 193 हो चुका है। कितना सारा क्वेश्चन बताएं, एक बार लाउडली से साथ ध्यान देखिए। यूएनओ का नाम पूरा है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत इसमें शामिल था। उस समय सदस्यों की संख्या कितना थी, देशों की संख्या 51, जो अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है 193। अगर आपसे पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क में है। इसमें कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन देश के पास जो है वीटो पावर है, ये भी मैंने बताया था, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना, इसका मेन मुद्दा था यही, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना। सभी राष्ट्रों के बीच समान अधिकारों और आत्म निर्णयों के सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास करना, यह होता है आप लोगों का पॉइंट नंबर 2। और आपको फाइनल एग्जाम में ऐसा जब क्वेश्चन आएगी 2 कॉपी ऐसा ही लिखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। अब मैंने कल बताया था आप लोगों को एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, समझिए फिर से मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए बेहतर से। यह एक गैर सरकारी संगठन है, यह सरकारी संगठन नहीं है बल्कि यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकार की रक्षा के लिए पूरे विश्व में अभियान चलाकर मानव अधिकारों से जुड़े प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करता है। ये आपको आंसर लिखना है। ये जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी हमेशा 2 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, तो आपको इसी तरह से लिखना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि आपका निःशास्त्रीकरण क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको 4 चीज आना चाहिए, निःशास्त्रीकरण, निजीकरण, उसके बाद आपका हो गया है आपका उदारवादी। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं आ रहा है तो फिर सोचिए आपको कहीं क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में। निःशास्त्रीकरण का मतलब होता है, एकदम सिंपल सा वे में समझिए, सिंपल सा भाषा में, निःशास्त्रीकरण का मतलब होता है बनाए गए शास्त्रों को कम करना, बनाए गए शास्त्रों को कम करना। बंदूक जिसे हम लोग बोलते हैं परमाणु वगैरह जो बनाए गए उसकी मात्रा को कम करना। इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच बातचीत के द्वारा ऐसे हथियार को खत्म करने का फैसला लिया जाता है। जैसे भारत और चीन के साथ हो गया है, चीन और फ्रांस के साथ हो गया है, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ हो गया है। ठीक इसी तरह से दोनों देश के बीच में आपसी बातचीत के दौरान हथियार को खत्म करने का फैसला किया जाता है, जो कि भविष्य में जाकर उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जो कि भविष्य में जाकर उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आपको निःशास्त्रीकरण का मतलब समझ में आ गया होगा। निःशास्त्रीकरण का मतलब होता है बनाए गए शास्त्रों को कम करना। बस जो चीज आप लोगों को बनाए गए हैं, जो भी शास्त्र बनाए गए हैं हथियार, उसको कम करना है। ठीक है, पहला पॉइंट। आते हैं सर अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जब हम लोग मूव करते हैं, कोई क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। जब से मैं पढ़ रहा हूं मेरे प्यारे, इस क्वेश्चन पे आप लोगों को ध्यान देना है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ये एक तरह का देखा जाए, क्योटो जो प्रोटोकॉल है ये एक तरह से देखा जाए पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित है इसका मतलब बहुत ही मजेदार होगी। पहले से पॉइंट नंबर 1, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत सहित कई राष्ट्रों के हस्ताक्षर हुए। भारत ने तो हस्ताक्षर किए थे, इसके अलावा भारत के अलावा बहुत सारे ऐसे देश थे जिसने क्योटो प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किए थे। किस लिए किया था समझिए, इसमें वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए थे। इसमें इसलिए सिग्नेचर किया गया था कि जो वैश्विक ताप है, वातावरण का जो दिन ब दिन गर्म बढ़ रही है, इस पर एक हस्तक्षेप हुई थी 1997 में, 1997 में, कि इसमें यह बात हम लोग करेंगे कि कोई भी कल कारखाना लग रही है, फैक्ट्रियां लग रही है, उद्योग लग रहे हैं, इसकी मात्रा को हम लोग घटाएंगे और जो चिमनियों से जो धुआं निकल रहे हैं कुछ ऐसा हम लोग डेवलप करेंगे जो चिमनी से धुआं निकल रहे हैं ये जैसे ना निकले। और ये जो चिमनियों से जो धुआं निकलती है ये कई ज़्यादा जहरीले गैस है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में हमारे बॉडी पर इनहेल होती है और मनुष्य को तरह तरह की बीमारियां देती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे मनुष्य जो है वो ब्रोंकाइटिस, जो फेफड़ा में एक
बीमारी होता है फेफड़े में, जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। इसलिए कहा जाता है ना कि जब भी आप गाड़ी से गुजर रहे होंगे, टू व्हीलर में हो या फोर व्हीलर में, हमेशा आप रुमाल ढक कर रखिए अपने नाक को इसलिए ढक के रखा जाना चाहिए क्योंकि नाक जो है वो आपस में जो चीज आप लोग उड़ रहे हैं उसको इनहेल कर लेती है अंदर की ओर, और ये अंदर में जाने के बाद ये पूरा का पूरा फेफड़ा में जम जाता है और एक दिन ऐसा बीमारी आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी। ये इस कारण से बहुत सारे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि सहयोग मुल्क सुरक्षा की पहल करने के कदम के समर्थन से में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशन बनवेर भेजी गई है। मैंने अभी जस्ट बताया संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, एक्चुअली है क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। सहयोग मुल्क मतलब तो मुल्क की सुरक्षा की पहल करने के कदम के समर्थन में, इसका मतलब है कि कोई भी इसमें जो भी हस्तक्षेप किए थे सभी देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे कि इसमें हम लोग आर्थिक मदद करेंगे, साथ ही साथ इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचे। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग जरूर अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में सिलेक्टेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पे आप लोग कभी भी गौर ना करें। ठीक है, पहले बात आप लोगों को क्वेश्चन नंबर पे कभी गौर नहीं करना है। एजेंडा 21 एक्चुअली है क्या, समझिए। एजेंडा 21 टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित प्रथाओं की परिस्थितियों जिम्मेदारी की एक सूची है। बस आपको ऐसा ही लिखना है और आपको 2 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पहला, इस क्वेश्चन का अगर आपको याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी पे छाप ले ताकि बेहतर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप छाप सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि एजेंडा 21 क्या है, तो बताएंगे सर एजेंडा 21 टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित प्रथाओं की परिस्थिति जिम्मेदारी की एक सूची है। आपको इसी तरह से लिखना है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अब आते हैं सर मूलवासी कौन होते हैं। देखिए मूलवासी कौन होते हैं, जिसका अपना जमीन होती है वो मूलवासी हो जाता है। यस या तो जो बहुत ज्यादा दिन तक रह रहे हैं अपनी जगह पे मूलवासी होगा। समझिए यहाँ पे मूलवासी पॉलिटिकल साइंस में किसे कहा गया है, किसी देश के मूलवासी वह लोग हैं, किसी भी देश के मूलवासी वह लोग हैं जो उस देश में एक लंबे समय से निवास कर रहे हैं। जैसे हम लोग झारखंड में एग्जाम्पल हम लोग निवास कर रहे हैं। अभी जैसे ना देख रहे हैं ना, बहुत जगह लिखा है कि 1932 का खातियान लागू किया जाए। आप लोग एक देखेंगे न्यूज पे काफी ज्यादा ये चल रहे हैं। 1932 का खातियान इसलिए लागू करने के लिए बोल रहा है कि इसमें जो झारखंड के अलावा जो बिहार के लोग जो यहाँ पे बसे हुए हैं उनका कहना है कि वो बिहार चले जाएं या तो वह बिहार का सर्टिफिकेट से स्टडी करें। यानी इसका बोलने का मकसद है कि झारखंड पुलिस हो या झारखंड के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होगी, सरकार का जो भी जॉब होगी उसमें जो है इसका 10% आरक्षण होना चाहिए किसके, जो बाहर से आए हुए हैं, जबकि 90% आरक्षण होना चाहिए जो झारखंडी वासी है। तो 1932 के खातियान को लेकर आप लोग देखेंगे कई ज्यादा ट्रेंड चल रहे हैं न्यूज पे, है ना। तो यही होता है कि हम लोग क्या है, ऑलरेडी हम लोग 1932 से पहले से हम लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, तो हम लोग एक मूल्य निवासी है। हम लोग क्या है, हम लोग एक मूल्य निवासी है। इसीलिए कह रहा है कि किसी देश के मूल्य निवासी वह लोग हैं, कौन लोग, जो उस देश में एक लंबे समय से निवास करते आ रहे हैं। मूलवासी आज भी उस देश के संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, संस्कृति, रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मूल्य निवासी, जो लंबे समय तक अपने राज्य में, अपने जगह पे, अपने गांव पे काफी लंबे समय तक वो रहते चले आ रहे हैं और वहां के संस्कृति को, पारंपरिक तरीका को वो अच्छी तरह से अपना रहे हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ओजोन परत में छेद से आप क्या समझते हैं। अच्छा, आपको डाउट लग रहा होगा कि सर इतना सारा क्वेश्चन करेंगे, जो चीज बता रहा हूं ना, लेसन 1, जो भी बंदा लेसन 1 को अभी तक नहीं देखे, आंखें बंद करना है और लेसन 2 को देखने से पहले लेसन 1 को देखिए, जो मैंने कल ही आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। कल नहीं बल्कि आज ही मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, समझिए। यहां पे आपसे पूछाएंगे ओजोन परत में छेद से आप क्या समझते हैं। जो ओजोन परत है ना, ओजोन परत जो हमारे परावैंगनिक विकिरणों को रोक के रखी है, ये होता है हम लोगों का क्या, तो बताएंगे सर ओजोन परत। ओजोन परत है जो ओजोन परत एक ऐसा लेयर है जो ओजोन परत के कारण ही हमारे पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणें जो है वो आने नहीं देती है, जिस कारण से हमें आंखों की बीमारी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर जो पर्यावरण है, सॉरी, परावैंगनिक किरण अगर हमारे पृथ्वी पर आते रहे
तो देखिएगा मनुष्य में तरह तरह की कई तरह की बीमारियां पैदा होगी और इससे इंसान की काफी ज्यादा डेथ हो जाएगी। पहली बात तो परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए ओजोन परत को अपनाया गया, लेकिन ओजोन परत में ना छिद्र पाया गया। ओजोन परत याद रखिएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सर परमाणु दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक इसी तरह से ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इस क्वेश्चन को कंठस्थ कर लीजिए अपने माइंड पे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आप लोग कि ओजोन परत में ना कहीं छिद्र हो गया है। इसी सिलसिले में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आखिर क्या काम है, क्या बात है कि ओजोन परत में छेद से आप क्या समझते हैं, क्या कारण है कि छेद हो गया? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। बिल्कुल सही बात है, ओजोन में लगातार कमी नहीं होगी। बताइए, कई तरह की फैक्ट्रियां बस रही है, फैक्ट्री अगर बस रहेगी तो वहां के चिमनी से धुआं निकलेगा, धुआं अगर निकलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर होगा तो वह पृथ्वी पर फैलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो मिक्स हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पर्यावरण में जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो जाता है की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छिद्र होने भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है पता है? एकदम डिफिनेशन को साधारण भाषा में समझिए। पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। फिर से समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, यानी जहां पर भी हम लोगों को सब कुछ जीव जंतु देखने को मिल रहा है, दैट इज मीन्स ऑफ पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रही है। बिल्कुल, एक दिन ऐसा समय आएगा इंसान तड़प तड़प कर मर जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, इसकी मात्रा घट जाएगी। सर घटेगा कैसे? तो बताए, हम लोग जो फैक्ट्रियों को बसा रहे हैं तो हम लोग कहाँ बसाते हैं? हमारे घर में बसाते हैं, मोदी के घर में बसाते हैं? नहीं, जंगलों पर बसाते हैं, और जंगलों को साफ किया जाता है तब जाकर फैक्ट्री बसती है। जंगलों पर क्या होता है? पेड़ होता है। पेड़ को अगर काटेंगे किसकी मात्रा घटेगी? ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो हमें ऑक्सीजन लेने में हम लोगों को कम फील होगी। अगर इस तरह से ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्र के बराबर। देखिएगा बहुत सारा सड़कों पे लिखा होगा, इसलिए एक वृक्ष जरूर लगाएं जो आपको शुद्ध ऑक्सीजन दे सके। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि हम लोग जो झारखंड में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, हम लोगों को कभी कभी बहुत सारे इंसान जो रईस इंसान है जो पानी खरीद कर पीते हैं, हम लोग तो चापाकल वाला पीते हैं, है ना। तो बहुत सारे इंसान ऐसा है जो पानी खरीद कर पीता है। ठीक इसी तरह से बिलीव नहीं होगा आप लोगों को, जब दिल्ली चले जाएंगे ना, दिल्ली जहां पे सबसे ज्यादा घनत्व है, दिल्ली में आप लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। और वो जो रईस इंसान होते हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए सोचिए उसको खरीदना पड़ता है। जैसे हम लोग शुद्ध पानी पीने के लिए हम लोग 30 रुपया बोतल खरीदते हैं ना, जिसमें पूरा पूरा जार होता है, ठीक इसी तरह से सोचिए ऑक्सीजन वहाँ पे कितना मात्रा घटी है। क्योंकि पता है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन घूम रहा है एनी टाइम वातावरण में, वो हमेशा ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से घुमा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है और हमारे वातावरण पर मिल जा रहा है, मिश्रण हो जा रहा है, और हम इसी को ले रहे तो बीमारी हम लोग को हो जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि आज के बाद अगर आपसे पूछा जाएगा ओजोन परत में छिद्र होने के कारण, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन या सम्मेलन क्या है? देखिए यहाँ पे आपको बस इसको आप लोग याद नहीं रखना है, इसको याद रखना है। पृथ्वी सम्मेलन क्या है? 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ, मैंने अभी जस्ट बताया जितना कुछ कांड होगा यहीं से होगा, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका से, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है। 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको याद रखना है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। लाउडली, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में है। इससे ही पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाने जाते हैं। फिर से समझिए, 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे ही पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से हम लोग जानते हैं। आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को कंटिन्यू क्लास तो यूट्यूब पे होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप लोग कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है
प्ले स्टोर में जाकर आप लोग सर्च करें मिसाइल क्लासेस, जो भी कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किए सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कोर्सेस आएगी। इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। कौन सा कोर्स को सर? इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय करें, तब आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना हो चुका है और कितना अभी भी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का सारा जो क्वेश्चन है ना वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है जो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। तो लेट ना करें, एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा, जहां पे आप लोगों को टर्म 1 और टर्म 2 दो आप लोगों का पेपर देना होगा ना। तो टर्म 1 में आप लोगों को सिलेक्टेड सेट 5 मिलेगी, टर्म 2 में सिलेक्टेड सेट 5 मिलेगा। जब इस सिलेक्टेड सेट को करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितना हो चुका है। आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग लिए हैं, कुछ भी करें, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा, ठीक है। वो आपके प्रॉफिट के लिए होगा, क्योंकि ये समय अगर आपके पास से गुजर जाएगी तो फिर लौट कर नहीं आने वाला है। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट, वैश्विक ताप वृद्धि क्या है? वैश्विक ताप वृद्धि क्या है? वैश्विक ताप वृद्धि का मतलब है हमारी धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी। आप धीरे धीरे देखिए ना, पहले हम लोगों को गर्मी कम लगता था, अब इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वही है वैश्विक ताप वृद्धि। सामान्य प्राकृतिक कारणों से और मानवीय गतिविधियों से भी ताप में बढ़ोतरी होती है। ये सबसे बड़ी गलती है ना मनुष्य का है, जो मनुष्य ने पेड़ पौधों को काट कर गर्मी को खुद लाया है। यह बढ़ोतरी असल में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ोतरी के कारण होती है। ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी होती है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 बोलते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि होती है, ठीक है। जैसे मीथेन हो गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपसे सामने कि कामराज योजना क्या है। देखिए ये क्वेश्चन ना आपके छोटा पेपर में अगर आपसे पूछा है 2 मार्क्स, लेकिन कामराज योजना के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा ना 3 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, तो आपको इतना छोटा लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और इसका पूरा का पूरा आंसर मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन में डाल के रखा हूं, जो एप्लीकेशन से पढ़े वो लोग PDF में जाकर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी सरकारी सेवा छोड़कर कांग्रेस संगठन के लिए काम करे ताकि कांग्रेस को फिर से मजबूत मिल सके। इसी को हम लोग कामराज योजना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सर श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति किसे कहते हैं समझिए। हरित क्रांति की भारी सफलता देखने के बाद, जब हरित क्रांति में भारी सफलता हुई थी, हरित क्रांति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस आपका जो ग्रीन कलर के जो फ्रूट्स है इसी में बढ़ोतरी दिया था। हरित क्रांति की भारी सफलता देखने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसे श्वेत क्रांति के रूप से जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत दुग्ध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, दूध को याद रखिएगा, दूध का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति का याद रखिएगा, श्वेत क्रांति को अपनाया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया हरित क्रांति क्या है? ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में टपकेगा, 100% एकदम टू द पॉइंट आपको इस तरह से लिखना है कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति की सकारात्मक और हरित क्रांति की नकारात्मक पहलुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां से आप अच्छी तरह से देखिए इसके आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई नई तकनीक थी, जिसके अंतर्गत देश की खेती में आधुनिक विकास के लिए मुख्यतः नए कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। मेनली देखिए हरित क्रांति किसे कहा जाता है, मेनली बात में बता रहा है एकदम टू द पॉइंट। हरित क्रांति इसे कहा जाता है कि कृषि के पैदावार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उर्वरक और खाद्य पदार्थ में ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए जिससे हमारी जो फसल है उस पर ग्रोथ हो, विकास हो। इस कारण से इसीलिए अप्लाई किया था हरित क्रांति। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100% आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हरित क्रांति में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ये जो है ना सकारात्मक प्रॉफिट, पॉजिटिव वाला लाभ बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, हरित क्रांति में धनी जो रिच फार्मर है, जो रिच किसान है और बड़े भूस्वामी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्य उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। हरित क्रांति के कारण देश अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति के नकारात्मक पहलू क्या है समझते हैं। कि कृषि क्षेत्र के मशीनरी से रोजगार की अवसरों में कमी आई। बिल्कुल सही बात है, मशीन में क्या आई, कमी आई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी फैली। आप बताइए कि मान लेते हैं पहले हम लोग धान रोपने के लिए हम लोग हल चलाते थे, उसके बाद हम लोग खेती करने के लिए हम लोग लोगों को लगाते थे। अब ऐसा मशीन आ गया है कि हम लोगों को ना हल चलाने की आवश्यकता है ना लोगों को लगाने की आवश्यकता है। मशीन पे ही हम लोग धान की छोटे छोटे जो पौधे हैं उसको रख देंगे, वो ऑटोमेटिक वो क्या है रोपते चले जाएंगे। इस तरह से बोल सकते हैं कि मशीन आने से बेरोजगारी की संख्या बढ़ी या घटी, बढ़ी बेरोजगारी की संख्या।
कृषि क्षेत्र के मशीनरी से रोजगार के अवसरों में कमी हुई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी फैली और ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हुआ। और जो ग्रामीण जनसंख्या वो सोचा कि हमारे यहाँ पे तो रोजगार नहीं है, यहाँ पे तो बड़े बड़े मशीन आ गया है, अब हम लोगों को शहर की ओर लौटना चाहिए जहाँ पे हम लोग लेबर में काम कर सके। पॉइंट नंबर 2, गरीबी और भूमिहीन किसान का शोषण और दमन हुआ। बिल्कुल, जो गरीब है और गरीब होते चले जा रहे, जिससे देश में नक्सली आबादी आंदोलन को बल मिला है। बिल्कुल ये राइट बात है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, पंचशील समझौते के बारे में। मैंने अभी जस्ट बताया कि पंचशील समझौता क्या है, ठीक है। पंचशील समझौता के फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पंचशील समझौता में यह बताया गया था 1954 में, याद पूरा डेट आपको याद रखना है मेरे प्यारे, याद रखिएगा पूरा डेट। 29 अप्रैल 1945 में हुआ था पंचशील समझौता। उस समय पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था और चीन का प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। जो भारत जैसे आजाद हुई थी उस समय सबसे मित्रतापूर्वक सबसे करीबी कोई अगर देश था भारत के साथ तो वो चीन। तो यहां से आप लोग कर लेंगे। आशा करते मेरे प्यारे कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो प्रोवाइड किए हैं मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सर अगला क्लास कहाँ से होगी। तो अगला क्लास के लिए मैं आप लोगों को वेट कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगला क्लास जो है एप्लीकेशन के माध्यम से होगी। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो टर्म 1 का हो टर्म 2 का हो या प्रैक्टिकल से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आएगी, सारा का सारा चीज जो है ना आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट किस बात की, एग्जाम बहुत नजदीक है, जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करें। मिलते हैं नया वीडियो, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।